हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे अपना जो बात करने वाले हैं कि पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व किस तरीके से रहा। ठीक है, तो अभी हम लोग ये देखने वाले हैं पूरा इस चैप्टर के अंतर्गत कि राजनीतिक व्यवस्थाएं किस तरीके से हमने अपनाई थी और उसके बाद उसकी क्या क्या सिचुएशंस रही हैं और यहाँ पे कुछ टाइम तक एक ही पार्टी का सत्ता किस तरीके से चलती रहती है, कैसे दूसरी पार्टी आती है या कैसे यहाँ पे जो सत्ताएं चल रही थी उन पे क्या क्या काम किए गए हैं, ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर पे पूरा अच्छे से डिटेल से समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इससे पहले कुछ बातें हमने समझी थी ऊपर, कुछ देखा था कि जैसे हमारा भारत आज़ाद होता है, संविधान लागू होता है, उसके बाद एक कमेटी का या एक कमीशन बनाया जाता है जिसे इलेक्शन कमीशन के नाम से जाना जाता है। और अपने इंडिया में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की बात की गई थी कि हम लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को अपनाएंगे। और अभी हम लोगों ने ये भी देख लिया है कि अभी कोई राज्य जो है आपको पर्टिकुलर डिफाइन नहीं किए गए हैं कि ये राज्य केरल है या तमिलनाडु है या यूपी है या एमपी है, ऐसे कुछ नहीं था। पहले जो भी उनका एरिया था ना, उसी एरिया के तहत, जैसे यहाँ पे ये अभी मध्य प्रदेश आपको दिखाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं था। ठीक है, इसे क्या कहते थे, सेंट्रल प्रोविंस के नाम से ये जाना जा रहा था। मध्य प्रदेश में भी ABCD करके कई सारे पार्ट्स थे और उनके लिए अलग अलग इलेक्शंस हुए। ऐसे ही ठीक हर एक इलाके में थे, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, इन सब में क्या था कि कुछ इसी तरीके से इलेक्शन कराए गए थे, क्योंकि पहले ये डिफाइन नहीं था कि ये इलाका यहाँ पे शामिल होगा या ऐसा कोई नाम दिया जाएगा। और आई होप कि आप ये मेरी बात समझ रहे होंगे। और जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है आपको इकट्ठा कर लेना है और कहीं पे अपने नोट्स में लिख लेना, क्योंकि ये आयोग आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। और देखिए, इस आयोग से ही एक क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि एक अलग से आप देखेंगे ना कि जो आपका सॉल्व पेपर लेंगे वहाँ पे देखेंगे कितने सारे आयोग और कमीशन से लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं। अभी 2020 में भी आपका एक क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन था कि भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकारी निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, तो कभी अधिकरण पूछेगा, कभी परिषदें पूछेगा, कभी आयोग पूछेगा। और इसमें आपके 2018 में भी NGT से रिलेटेड आया था, ये भी आपकी एक कमीशन है। उसके बाद 2017 में पूछा गया था, इलेक्शन कमीशन से ही क्वेश्चन आ गया था। और इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन क्या था 2017 का था, इसको थोड़ा सा आपको नोट करना है। एंड आप लोगों ने यदि पढ़ा होगा तो बेशक आप इसका आंसर बहुत इजीली कर पाएंगे। इतना टफ UPSC में कभी भी नहीं आता। हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना फैक्ट मत रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो एक भी क्वेश्चन यकीन मानिए आप गलत नहीं करने वाले हैं। और हमारे और आप जैसे लोग सिलेक्शन पाते हैं, कोई अलग से नहीं आते। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला स्टेटमेंट था कि भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो भारत का इलेक्शन कमीशन है वो कितने मेंबर्स का है, कितने मेंबर्स का यहाँ पे निकाय बना हुआ है, तो 5। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है कि संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनावों दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। और इसके बाद आपका तीसरा स्टेटमेंट है, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। आपका पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 2 और 3 और चौथा आपका ऑप्शन है केवल 3। थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यदि आप डिटेल से पढ़े होंगे तो बेशक आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी जानकारी होगी। यहाँ पे कुछ बातें मैं बता देती हूँ, जैसे इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ था। ठीक है, आप नोट करते जाइएगा। तो जो आपकी इलेक्शन कमीशन है इसका गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को। ठीक, उसके बाद कभी कभी ऐसा भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद ये कैसी संस्था है एक, तो ये स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। और इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको पता हो तो हम लोग पहले भी कभी चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पे कुछ कमीशंस है जो कि स्वतंत्र रूप से रखे गए हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट को भी दर्जा दिया गया है कि वो स्वतंत्र रहेगी। ठीक है, आपका इलेक्शन कमीशन है, ये सारे क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। क्यों
कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन्हें संविधान में दर्जा मिला हुआ है, संविधान में इनके लिए पर्टिकुलर आर्टिकल लिखे गए हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये संवैधानिक निकाय है। या हम कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो पद है संवैधानिक पद है। वो कैसे है कि राष्ट्रपति महोदय का जो पद है संवैधानिक पद है। कैसे? क्योंकि संविधान में उनके लिए पर्टिकुलर आर्टिकल्स में बात की गई है, प्रधानमंत्री के लिए बात की गई है, मुख्यमंत्री के लिए बात की गई है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, संवैधानिक पद होंगे। या कि जो कुछ संस्थाएं हैं, निकाय हैं, परिषद है, उनकी बात की जाती है तो हम कहेंगे कि ये संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो इसको देखे हमने। उसके बाद देखिए कि जब मैंने कहा कि ये संवैधानिक निकाय है तो भैया इसके लिए कुछ आर्टिकल होंगे। देख लेते हैं क्या आर्टिकल है। यहाँ पे 324 से लेके आपका 329 आर्टिकल तक बात की गई है। किसके बारे में? इलेक्शन कमीशन के बारे में। प्लीज इसे आप नोट करते जाइए। देन उसके बाद क्या हुआ कि भाग भी पूछा जाता है। आपको पता है ना कि हमारा संविधान जो है 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद उस टाइम जब संविधान बना था, हालांकि अब बढ़ चुके हैं, 400 से ज़्यादा हो चुके हैं। और उसके बाद हमारी 12 अनुसूचियाँ भी वर्तमान समय में हैं। तो जब 22 भागों में से हम ये देखेंगे कि किसी न किसी भाग में तो रखा गया होगा ये, तो इसमें कौन सा आएगा? जो इलेक्शन कमीशन है आपका जो भाग है 15 में रखा गया है। और यहीं पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है या यूपीएससी है, ये भाग 14 में बात की गई है। दोनों को थोड़ा सा मिक्स मत करिएगा, ध्यान में रखिएगा और अच्छे तरीके से आप ये समझ भी पाएंगे कि भाग आपका कितने में बात की गई है। संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी कमीशन की जो बात होती है ये किस में कही गई है? तो यूपीएससी की यहाँ पे बात की गई है भाग 14 में, आर्टिकल 315 से लेके 323 तक। ठीक है, और जस्ट उसके बाद ही बात की गई है भाग आपका है 15, और इसमें बात की गई है किसकी? निर्वाचन आयोग की। और आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक बात की गई है। ठीक, ये दोनों ही बातें आप यहीं पे याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे जब ये बना था तो एक सदस्यीय निकाय था। जब ये निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, ये कैसा निकाय था? एक सदस्यीय निकाय था। और उसके बाद क्या कर दिया गया था कि इसमें एक कमेटी बिठाई गई और ऐसा लगा कि मतलब और लोगों को इसमें चुनना चाहिए, तो 2 सदस्यीय निकाय से कर दिया गया था। ठीक है, यानी 3 सदस्यीय निकाय कर दिया गया था। तो ऑब्वियस है कि आप पहला ऑप्शन जो आपका है उसे आप बिल्कुल बेशक गलत कर ही सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 सदस्यीय लिखा है। तो 5 सदस्यीय तो कतई नहीं होने वाला। और पहले जो 2 सदस्यीय 3 सदस्यीय कर दिया गया था, उसके बाद भी उसमें परिवर्तन किया गया था। तो थोड़ा सा आप लोग यदि डिटेल उसका पढ़े होंगे, बस मैं जो ऊपर ऊपर का फैक्ट है वो बता रही हूँ, डिटेल आप यदि पढ़े होंगे तो आपको वो सारी जानकारी, बहुत ईजी ये क्वेश्चन है। और आप देखेंगे कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछता कैसे, जो कि हम लोगों के दाएं बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, देन उसके बाद इन निर्वाचन आयोग जो होते हैं, नियुक्ति कौन करता है? तो अभी वर्तमान समय में मैंने क्या बताया कि इसमें कितने सदस्य हैं? तो एक प्रमुख होता है और 2 अन्य होते हैं, यानी कि 3 सदस्यीय निकाय है, तो 5 सदस्यीय निकाय नहीं है। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। और यहाँ पे वेतन भत्ता इनका कैसे होता है? किनका? जो निर्वाचन आयोग के हेड या अन्य सदस्य होते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान मुख्य या 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के मध्य विचार में यहाँ पे जो भी यदि मतभेद हो गया आपका, तो बहुमत के आधार पर ये निर्णय लिया जाता है कि कैसे इनको दिया जाएगा, क्या होगा। तो यहाँ पे जब भी आप लोग देखेंगे जो वेतन भत्ता होता है, सॉरी यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है इनका वेतन भत्ता। सीधे से आप इतना याद रखिए कि सर्वोच्च जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट, अभी राज्य निर्वाचन आयोग की बात आएगी तब आप राज्य हाई उच्च कोर्ट की बात, जो आपका उच्च न्यायालय उसकी बात करेंगे। अभी हम सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। अभी पॉइंट पर गौर कीजिएगा, मुख्य न्यायाधीश मैंने नहीं कहा है, मैंने क्या कहा? न्यायाधीश के समान है। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी घुमाता है कि भैया जो आपका निर्वाचन आयोग है तो उसका वेतन और भत्ता किस आधार पे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आधार पर दिया जा रहा है या मुख्य न्यायाधीश के समान है, तो हम वहाँ पे थोड़ा गलती कर जाएंगे, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश हम
नहीं पढ़ेंगे और क्वेश्चन अच्छे से कि मतलब सही है, इस तरीके से गलती नहीं करना। हमें क्या करना है कि ध्यान देना है कि ये मुख्य नहीं है, न्यायाधीश जो अदर न्यायाधीश होते हैं उनके समान है इनका वेतन और भत्ता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समान नहीं है, ये आपको याद रखना। देन उसके बाद क्या होता है, इनका कार्यकाल कितना है, तो 6 वर्ष या आप कहें कि 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण होगी उसी पे इनका मतलब पदभार जो भी है वो उससे मुक्ति पा लेंगे। और इसी तरीके से अभी मैंने यूपीएससी कमीशन की बात की, तो इनके भी जो हेड होते हैं इनका भी कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। और जो आपके कैग होते हैं, 3 ऐसी संस्थाएं जिनके क्या होते हैं कि जो एज रखी गई है, एज लिमिट 6 या 65 रखी गई है। कौन कौन से, निर्वाचन आयोग के हेड, यूपीएससी के हेड हैं जो, और उसके बाद जो आपके कैग हैं, इन तीनों का ही आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, तीनों का ही 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए उसी में इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो आई होप कि अब आप इतना समझ गए होंगे। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। एंड इसके आगे की बातचीत, कई सारी इसमें कमेटियाँ बिठाई गई हैं, जैसे कि आप देखेंगे दिनेश गोस्वामी कमेटी थी, तारकुंडे कमेटी थी, श्यामलाल सकदर कमेटी थी, और के संथानम कमेटी थी, सेशन कमेटी थी, इंद्रजीत समिति थी। इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरा डिटेल करना है, क्योंकि अभी आप सिर्फ, मैंने अभी एक ही क्वेश्चन उठाया है, इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। और ज़रूरी नहीं कि जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा वही रिपीट हो जाए, इससे रिलेटेड जितनी भी बातें अभी मैंने बताई हैं उस तरीके के भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो प्लीज़ आप लोगों को मतलब पढ़ के इसे रखना चाहिए। ये है कि हमारी तरह से गलती नहीं होनी चाहिए, बाद में क्वेश्चन आए ना आए वो बात की बात है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा। अब आते हैं अपने चैप्टर पे। और एक क्वेश्चन आपके लिए, कल ही हम लोगों ने बात डिस्कस किया था कि पहले जो हेड है निर्वाचन आयोग के कौन है, इस पे नाम लिखा गया था, मैंने बताया भी था, तो आप लोग बताइएगा। और वर्तमान समय में अभी जो है वो सुशील चंद्रा करके हैं। यदि अपडेट हुए हो तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, लेकिन शायद अभी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम आते हैं कि पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व। तो इसमें क्या है कि पहले आम चुनावों के नतीजे में शायद ही किसी को अचंभा हुआ हो, और आशा यही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस चुनाव में जीत जाएगी। यानी क्या था इसमें कि कोई डाउट ही नहीं था कि कोई और पार्टी यहाँ पे आने वाली है, बिल्कुल भी कोई मतलब डाउट का सवाल ही नहीं पैदा होता था कि कोई और पार्टी आएगी भी। तो इसमें क्या हुआ कि जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उस पे क्या था कि ये जीतेगी ही, और यहाँ पे काफ़ी लोकप्रिय भी थी, और इस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। तब के दिनों में यही एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। फिर इस पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि जिसका स्वतंत्रता में हमारे यहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल रहा स्वतंत्रता संग्राम में, वो हमारे पास थे, ठीक है। इस पार्टी के लीडर थे वो, और वो कौन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। और भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई की और पूरे देश का दौरा किया। जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस पार्टी की जो आपकी भारी भरकम जीत से बहुतों को क्या हुआ था कि आश्चर्य होता। और इस पार्टी में क्या हुआ कि लोकसभा के पहले चुनाव में कुल 489 सीटों में से 364 सीटें जीती, और इस तरह वह किसी भी प्रतिद्वंदी से चुनावी दौड़ में बहुत आगे निकल गई। जहां तक सीटों पर जीत हासिल करने का सवाल है, तो यहाँ पे पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे आम चुनाव मतलब दूसरे नंबर पर रही। देखिए क्या हुआ था यहाँ पे कि जो आपकी पार्टियां, ऐसा नहीं था कि पार्टी एक ही थी, कई सारी पार्टियां थी, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में जो ज़्यादा वर्चस्व वाली पार्टी थी वो कौन थी, कांग्रेस थी। अब इसमें क्या किएगा कि भारी बहुमतों से, देखिए बहुत बड़ी ये विजय होती है। अभी प्रेजेंट टाइम में बीजेपी भी कुछ इसी तरीके से अपनी सत्ता बना के चल रही है कि 489 सीटों में से अकेले किसकी सीटें आ रही हैं, 364 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं। फर्स्ट टाइम पे ऐसा हुआ था, ठीक है। देन सेकंड नंबर पे आपकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आती है, और उससे क्या होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे जो आपकी दूसरे नंबर की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आती है, कुल कितनी सीटें हासिल हुई थी, ये सेकंड नंबर पे थी, और इससे सीटें हासिल हुई थी कुल 16। अब नीचे वालों की तो हालत देख सकते हैं कि आप लोग क्या रही होगी कि जब सेकंड नंबर वाले की कुल 16 सीटें शामिल हुई थी, और जहाँ फर्स्ट नंबर वाले की
364 सीटें उन्होंने अकेले अपने नाम की। और लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा में भी चुनाव कराए गए थे। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनावों में भी बड़ी जीत हासिल हुई। यहाँ थोड़ा ध्यान ये दीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन है जो आपका, और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग है, और एक निर्वाचन आयोग जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, और एक राज्य निर्वाचन आयोग है। अलग अलग राज्यों का अलग अलग टाइम पे गठन किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो आपके इलाके के चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, नगर पालिका, नगर निगम, इन सब के चुनाव को कंडक्ट कौन कराएगा? तो वो आपकी राज्य निर्वाचन आयोग कराएगी। आपका निर्वाचन आयोग वहाँ पे चुनाव कराने नहीं जाएगा, आपके राज्य की जो निर्वाचन आयोग है वो चुनाव कराती है। थोड़ा इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, और जब भी पढ़िएगा क्वेश्चन के साथ पढ़िएगा, ताकि एक एक जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो जाएं। क्योंकि ऐसी जैसे मैंने भी बताया ना कि वेतन और भत्ता जो है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होते हैं, तो क्वेश्चन पूछेगा भैया ऐसे, ये तो पूछेगा नहीं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान, डाल दिया उसमें कि मुख्य न्यायाधीश के समान। हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे पढ़ के चले जाएंगे, ध्यान ये नहीं देंगे कि चीफ जस्टिस के बारे में कहा गया था या कि अन्य की, क्योंकि चीफ जस्टिस की जो पेमेंट है वो ज़्यादा रहती है, अन्य की कम रहती है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चाहे जितने भी आपके आयोग हैं उन सबका, इनमें क्या हुआ कि इनको सेकंड पार्टी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इन्हें दूसरे नंबर पर वो भी 16 सीटें मिलती है। और चुनाव के साथ विधानसभा के भी आपके राज्यों की जो विधानसभाएं थी उनके चुनाव कराए जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनावों में बड़ी जीत हासिल हुई। त्रावणकोर, कोचीन आज के केरल का एक हिस्सा है। अभी मैंने बताया ना केरल ओरल जैसा कुछ भी ऐसा नाम नहीं था, उनमें भी अलग अलग छोटे छोटे प्रांत थे, वहीं चुनाव कराया जा रहा था। तो त्रावणकोर, कोचीन में क्या हुआ था, मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस ने अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज की, और आखिरकार इन 3 राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकार बनी। इस तरह राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का शासन कायम हुआ, और उम्मीद के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू ने यानी कि पहले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने। कड़े संघर्षों के बाद भैया अब थोड़ा अच्छे दिन आए इनके, ठीक है, कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शासन सत्ता वगैरह संभालेंगे। हालांकि एक स्टेटमेंट आया था गांधी जी का कि कांग्रेस का गठन जिस लक्ष्य के लिए रखा गया था, या जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे 1885 में हमने इसका गठन किया था, अब वो लक्ष्य संपूर्ण हो चुका है, और अब ज़रूरत है कि आप कांग्रेस पार्टी का खात्मा कर दें। लेकिन अब जब हम इतनी कड़ी मेहनत करेंगे और जब अच्छे अच्छे दिन आएंगे हमारे सुख के, तो हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो किसी ने माना नहीं कि भैया ये तो नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता ये कि अब हम कांग्रेस पार्टी को ख़त्म कर दें, क्योंकि वर्चस्व बनाने में बड़ा टाइम लगा। अब हमारा थोड़ा सा अच्छे दिन आए हैं तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और वहीं पे आज देखिए कांग्रेस की सिचुएशंस क्या है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे 1952 से 62 के बीच कांग्रेस पार्टी किस कदर हावी थी, और दूसरा आम चुनाव 1957 में, और तीसरा जो चुनाव हुआ था 1962 में हुआ। और इन चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपनी पुरानी स्थिति बरकरार रखी। 3 आम चुनाव में लगातार लोकसभा में क्या हुआ कि यहाँ पे लोकसभा में आप देखेंगे कि जितनी भी मतलब जहाँ से भी मेंबर्स आ रहे थे बहुत अच्छे तरीके से पूरा, देखिए क्या होता है कि पार्टी के किसी एक मेंबर से, जैसे अभी मोदी जी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं देश के, लेकिन वो कहीं ना कहीं के MP MLA होंगे, ये तो बात है, ठीक है। कि आप इसके बारे में 1 मिनट, तो इसमें देखिए अभी मैंने क्या बताया आपको कि कहीं ना कहीं से इनका जो संसदीय क्षेत्र होगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री का चुनाव होता है सीधे, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो मुख्यमंत्री का सीधे चुनाव होता है, ठीक है। उसी पार्टी में से एक मेंबर को बनाया जाता है। तो ये हालांकि राजनीति वाले चैप्टर में सारी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं, ऐसा कोई नई बात नहीं है, बट थोड़ा सा मैं यहाँ पे ओवरव्यू फिर से दे देती हूँ आपको कि आप ये मत सोचिएगा कि किसी PM या CM का कभी चुनाव होता है, ठीक है। चुनाव किसका होता है, पार्टियाँ होती हैं। देखिए कि यहाँ पे ऑल ओवर हम
इंडिया की बात करते हैं तो आपके लोकसभा में जितनी सीटें हैं या कि राज्यसभा में जितनी सीटें, वर्तमान समय में अभी 545 लोकसभा की आपकी सीटें हैं, ठीक है। अब 545 अलग अलग राज्यों से वहां पे मिलाई गई हैं। हो सकता है कि यूपी में ज़्यादा सीटें हो, जनसंख्या के आधार पर तो ली जाती है, तो यूपी में ज़्यादा सीटें हैं। उसके बाद आपका एमपी, यूपी, महाराष्ट्र जितने भी आते हैं इनके अलग अलग होंगी, ठीक है, कि कहीं से कुछ सीटें होंगी, कहीं से कुछ सीटें होंगी, कहीं से 10 सीटें हैं, कहीं से 31 सीटें हैं, कहीं से 2 सीटें हैं। इस तरीके से डिफाइन किया जाता है और टोटल मिला के कितने होते हैं 543। अभी मैंने 545 का 43 पे क्यों आ गई, क्योंकि यहाँ पे 2 ऐसे मेंबर्स हैं जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है और वो मेंबर होते हैं एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो इसको आप जोड़ के कहते हो 545। बाकी जो अलग अलग वो निर्वाचन क्षेत्र से चुन के आते हैं वो 543 मेंबर ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें से अभी देखिए, आप जब भी पढ़ेंगे कभी थोड़ा सा यहाँ पे यदि आपको पता ना हो नोट कर लीजिए। वर्तमान समय में अभी जो 17वीं लोकसभा चल रही है, यहाँ पे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, और वो किस संसदीय क्षेत्र से आते हैं, तो भैया वो संसदीय क्षेत्र उनका कौन सा, बनारस है। यूपी का बनारस क्षेत्र है जहां उनका संसदीय क्षेत्र है। इसे आप नोट करिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे निर्मला सीतारमण हो, ये कहाँ के, जैसे निर्मला सीतारमण जी की ही बात ले लीजिए, ये कहाँ राज्यसभा की सदस्य और आंध्र प्रदेश के राज्य से हैं ये, और ठीक है। उसके बाद इनका हम बात करेंगे कि चाहे अमित शाह है, अमित शाह जी कहाँ से इनका संसदीय क्षेत्र है, तो इनका संसदीय क्षेत्र है गांधीनगर से। और उसके बाद गुजरात, ठीक है, यानी कि गांधीनगर जो है गुजरात राज्य में है, तो गुजरात राज्य के गांधीनगर से ये इनका जो गांधीनगर है वो संसदीय क्षेत्र है, और मोदी जी का बनारस है। यानी मेरा कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये मिनिस्टर वगैरह होते हैं इनका कोई ना कोई एक संसदीय क्षेत्र होता है। ऐसा नहीं होता कि इनका एक एक चुनाव होता, जी नहीं। यदि इस पार्टी के देखिए यूपी में जितनी भी सीटें हैं 31, 32 जितने भी हैं, ठीक है, वहाँ से यदि ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिलती है, यानी कि बीजेपी से कितनी सीटें यहाँ पे आ रही हैं, तो जितनी भी सीटें आ रही हैं, ठीक है, 31 में से जितनी भी सीटें मिल के आ रही। अब क्या हुआ कि बीजेपी में हमको, सॉरी यहाँ पे यूपी में कहेंगे कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनने हैं, ठीक है, क्योंकि यूपी में क्या है, बीजेपी को बहुमत मिला हुआ है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ पे बहुमत के आधार पर ही इलेक्शन यहाँ पे कराए जाते हैं और उसकी जीत तय की जाती है। और बहुमत के आधार पर एक बार गोपाल का क्वेश्चन भी था और उससे हम लोग क्लियर भी किए थे कि किस आधार पे और बहुमत ही क्यों रखा गया, और भी कोई तरीका अपना सकते थे, तो इसलिए बहुमत रखा गया, क्योंकि बहुमत से ही सारी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है, कि जहाँ पे जनता ज़्यादा वोट कर रही है ऑब्वियस है कि उसके काम गुण अच्छे होंगे, ना हो बाद में तो वो अलग बात है, किस्मत ही खराब होती है। बाकी तो ठीक है, इसी आधार पे इसलिए रखा गया था। तो अब इसको आई होप कि आप थोड़ा बहुत ये समझ रहे होंगे। हालांकि समझना तो पूरा चाहिए, लेकिन नहीं समझ रहे तो बट थोड़ा बहुत तो उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने देखा कि 1952 से 62 तक में 3 बार चुनाव हुए, 3 बारों में ही कांग्रेस आती है। उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा में अपनी जो भी उसकी स्थिति थी बना के रखती है, और जितनी सीटें उसने पहले जीती थी उतनी सीटें अभी भी उसके पास हैं। हो सकता है सम विषम हो गया होगा, और उसका दशांश भी कोई विपक्षी पार्टी नहीं जीत सकी। अरे दशांश क्या मतलब, देखिए कि यहाँ पे ये 16 सीटें पा रही, सेकंड नंबर की आ रही, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, 16 सीटें पा रही है, और यहाँ पे 364 सीटें मायने रखता है। ये यहाँ पे दशांश या थोड़े एक अंश भी नहीं पहुँच पा रही। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें जो पार्टियाँ थी इतना वर्चस्व था मतलब उस टाइम का, और जो कुछ जगह पे था ऐसा कि चलो ठीक है यहाँ पे अदर, तो वहाँ पे भी क्या कर दिया जाता था कि किसी न किसी तरीके से गोलमेल करके जो पार्टी सेंटर पे है वही पार्टी स्टेट पे हो जाती थी। जैसे अभी यूपी में सॉरी एमपी में हुआ कि कांग्रेस पार्टी थी पहले, चल नहीं पाई बेचारी की, बीजेपी आ ही गई, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ हो ही जाता था। और अब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए जो कुछ एग्जाम्पल्स आपके दिए गए हैं कि दशांश तो हासिल वो कर ही नहीं पाते थे, और विधानसभा के चुनाव में कहीं कहीं क्या था कि कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला।
ऐसा ही एक आपका एग्जाम्पल जो है केरल का है, और 1957 में केरल में क्या हुआ था कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी, और ऐसे एकाध मामलों को अपवाद मान ले तो कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों पर कांग्रेस पार्टी का पूरा नियंत्रण था। यानी कि आपका स्टेट में भी और सेंटर में भी किसका प्रभुत्व चल रहा था भैया? तो चल रहा था आपका कांग्रेस का, पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे कि कांग्रेस पार्टी की जीत का यह आंकड़ा जो था, इस आंकड़े का दायरा और हमारी चुनाव प्रणाली के कारण भी बढ़ा चढ़ा दिखता है। चुनावी प्रणाली या कि चुनाव प्रणाली के कारण क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी की जीत को अलग से बढ़ावा मिला। और एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे कि 1952 में क्या हुआ था कि कांग्रेस पार्टी को कुल वोटों में से मात्र 45% वोट हासिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस को 74% सीटें हासिल हुई, और सोशलिस्ट पार्टी वोट हासिल करने के लिहाज से दूसरे नंबर पर रही, और उससे 1952 में चुनाव के पूरे देश में लगभग 10% जो वोट मिले थे, लेकिन यह पार्टी थर्ड यानी कि 3% सीटें भी नहीं जीत पाई थी। और इसमें क्या हुआ कि आखिर यह हुआ कैसे? और पिछले साल भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार नामक हम लोग जो हमारी पुस्तक थी, उसमें हमने वोट सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के बारे में पढ़ा, और इससे जुड़ी चर्चा को हमने देखा भी था कि किस तरीके से, अभी मैंने जस्ट पहले ही कहा कि हम लोग ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कि जो ज़्यादा वोट पा रहा वही क्यों विजयी हो रहा है और वो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ जब भी देखें सीक्वेंस से देखेंगे, सारा डिटेल आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक एक चैप्टर हम लोग आगे बढ़ते गए हैं और सारी डिटेल्स एक एक करके पढ़ते गए हैं। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि कहाँ पढ़ें क्या पढ़ें। आपको सारे प्लेलिस्ट में वीडियोज मिल जाएंगे, आप वहां से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि हमारे देश की जो चुनाव प्रणाली में सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत की बात करती है कि यहाँ पे जो भी ज़्यादा वोट पाएगा वो जीतेगा। और ऐसे में अगर कोई पार्टी बाकी कियों की अपेक्षा थोड़े ज़्यादा वोट हासिल करती है, तो दूसरी पार्टियों को प्राप्त वोटों के अनुपात की तुलना में उसे कहीं ज़्यादा सीटें हासिल होती हैं। और यही चीज़ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में साबित हुई। अगर हम सभी गैर कांग्रेसी उम्मीदवारों के वोट जोड़ दें, तो वह कांग्रेस पार्टी को हासिल कुल वोट से कहीं ज़्यादा होंगे, लेकिन गैर कांग्रेसी वोट विभिन्न प्रतिस्पर्धी पार्टियों और उम्मीदवारों में बट गए, और इस तरह कांग्रेस जो बाकी पार्टियां थी उनकी तुलना में आगे रही, और उसने ज़्यादा सीटें भी कमाई। कैसे? क्योंकि देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये सो पार्टियों के बारे में दिया गया, आपका देख लीजिएगा कि हमने क्या किया कि हमारा यहाँ पे एक आपके घर में मान लीजिए कि 10-50 वोट है, ठीक है, परिवार में रहते ही इतने हैं, इतने वोट यदि, तो हम लोग का वोट का मतलब क्या, जितने व्यक्ति हैं उतनी वोटें हैं, जो भी 18 साल से ऊपर की एज के हैं वो सब आप वोट में ही गिने जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या समझा जाएगा कि ठीक है इतने लोग हैं, हम क्या करेंगे कि और भी अपने जो भी आपके दादा परदादा के और भी परिवार के लोग होंगे उन्हें इकट्ठा कर लेंगे, हमारे 300-400 वोट हो जाएंगे। लेकिन हमने क्या किया कि हम तो अपने घर से पंच जी के चुनाव के लिए खड़े हो गए, सरपंच जी के सांसद के चुनाव के लिए खड़े हो गए, हमारे पास कुल 10-50 वोट है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। अब इनमें से 30 वोट में से हम कितने लोग खड़े हो गए जाके इलेक्शन में, 15 इधर से ही खड़े हो गए। अब मान लीजिए 5 भी खड़े हो गए, तो 30 मिला के थे ना, तो 5 के भी हो सकता है कि 2-4 एक घर में 4-5-6 मेंबर होते ही हैं, पहले होते थे, ठीक है। कम से कम 4 बच्चे तो मान के चलिए होते थे। तो आज भी मतलब आपके पापा चाचा वगैरह आपके भाई बहन, अब हम लोग परिवार नियोजन की बात करते हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, वो किस्मत से 1-2 बच्चे रह जाएं तो रह जाएं, बाकी पहले 4 से कम होते नहीं थे। तो अभी आप लोग घर में सब लोग एग्जाम्पल अच्छा खासा ले सकते हो कि वहाँ पे आपकी घर में 30 वोट थी, और उसमें से आपने 5 लोगों को क्या कर दिया कि चुनाव में खड़ा कर दिया। अब क्या हुआ कि इनमें से मान लीजिए कि आपके अंकल के घर में 4 सदस्य या 5-6 सदस्य हैं, इनकी 6 सदस्य की अब ये भैया वोट ले गए 1 मेंबर, और इसी तरीके से 4 या 5 सदस्य दूसरे के हैं, तीसरे के हैं, तो वोट कितनी बची? एक भी नहीं बची, हमारे पास वोट यही 2-4 बची। और यही यदि एक मेंबर इस घर से खड़ा होता और यहाँ पे इलेक्शन के लिए एक ही मेंबर लड़ा होता, और इसमें से जो भी 30 की 30 वोटें इस एक मेंबर को मिलती, तो विजयी कौन होगा?
ज़्यादा प्रॉफिट इससे होने वाला था, लेकिन हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे 5-6 लोगों को खड़ा कर दिया कि खड़े हो जाओ भैया, बहुत यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है, और उससे हमारा कहीं ना कहीं ये सारी बट गई और नहीं हुआ। यही सिचुएशन हुई कि कांग्रेस तो अपना वर्चस्व बना के रखी थी, अदर पार्टियां जो थी यदि गठबंधन बना लेती तो कांग्रेस से कहीं ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे उनका थोड़ा थोड़ा था, तो इस तरीके से वो ज़्यादा नहीं बन पाई। आज भी यही चल रहा, गठबंधन की जहाँ पे सरकार बन गई तो बन गई, और नहीं बनी तो अभी देखिए कई सारे चुनाव हुए हैं, हाल फिलहाल में ही चुनाव कंडक्ट कराए गए हैं। तमिलनाडु का हुआ, आपका असम का हुआ, बिहार का हुआ है। इन पे थोड़ा सा आप लोग इनके बारे में ध्यान रखिएगा, और नहीं पता अभी तक तो प्लीज़ आप पढ़िएगा। एक घटना चक्र आती है, कोई भी मैगजीन उठाइएगा वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, तो उसे देखने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। अब हम आते हैं कि कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति किस तरीके की है, यानी कि अब तो ये वर्चस्व में अब आ ही चुके हैं भैया। 2-3-4 मतलब साल से नहीं, 2-3-4 साल मतलब 2-3-4 पंचवर्षीय से, ऐसा आप कह सकते हो। यानी कि मान लीजिए 3 पंचवर्षीय का मतलब कितना हो गया, 15 साल हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से इनका वर्चस्व चल रहा है। बहुत दिन होता है यार, 15 साल में हम लोग 3 साल और लगाते हैं, डल तो हो जाते हैं, तो ये काफ़ी लंबा टाइम है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस तरीके की इनका पूरा प्रभुत्व चल रहा है, मतलब दम था पार्टी में, ठीक है। अब इनका काम क्या था, कैसा कैसा इन्होंने रोल किया और कैसे फिर ज़मीन पे आते हैं, जरा इसको देखते हैं। कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं जो कि एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो। अगर हम दुनिया में भी देखेंगे तो जो भी आपके बाकी मुल्क हैं, तो क्या होगा कि हमें एक पार्टी के प्रभुत्व के बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। और बहरहाल बाकी मुल्कों में एक पार्टी के प्रभुत्व और भारत में एक सीट के प्रभुत्व के बीच एक बड़ा भारी फर्क है। बाकी मुल्कों में क्या होता है कि एक पार्टी का जो प्रभुत्व होता है लोकतंत्र की कीमत पर कायम है। बाकी मुल्क जो हैं, देश जो हैं, उन पे जो आपका क्या होता है, लोकतंत्र की कीमत पर ये कायम होता है। यानी किसका, पार्टी का जो प्रभुत्व होता है वो किस पे कायम होता है, लोकतंत्र की कीमत पर कायम होता है। और कुछ देशों, मसलन आप देखेंगे जैसे चाइना हो गया, क्यूबा हो गया और सीरिया के संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को देश के शासन की अनुमति दी गई है। और कुछ और देशों जैसे कि आप म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ है। अभी मैंने कल ही आपको एग्जांपल दिया था कि इनकी जो पार्टियां, ये तख्ता पलट होते रहता। हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं ना, ये बिल्कुल इधर के उधर पता नहीं कब चलता है इनका। है लोकतंत्र, ये नहीं कह सकते कि लोकतंत्र मतलब ये डींगे पीटते हैं लोकतंत्र इनमें, बट कैसा है कि आज है कल नहीं है। ना तो इनका ढंग का संविधान बन पाया, ना तो ढंग की सैन्य व्यवस्था कर पाए हैं। वो पाकिस्तान ठीक है अपना परमाणु बम रखा, चाइना उधर आपका क्या रखा है कि जितने भी चाइना के पास तो खैर आर्थिक स्थिति पे आप देख ही सकते हो कि नंबर 1 पे चल रहा है, तो आप समझ सकते हो कि क्या है। तो इसमें से ये जो है नेपाल हुआ, चाहे भूटान हो, चाहे आपका बांग्लादेश हो, चाहे आपका यहाँ पे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो, इन सब में उठापटक चल रही राजनीति। कभी ये आते हैं, कभी वो जाते हैं, कभी वो आते हैं, कभी ये जाते हैं। नेपाल में भी कहीं राजा आता है, कभी जनता आती है, कभी राजा आता है, कभी लोकतंत्र आता है। ऐसे ही म्यांमार में चल रहा है, ऐसे ही आपका चल रहा है कहाँ पे, अफगानिस्तान की तो बिल्कुल हालिया घटना से आप वाकिफ़ ही हैं कि किस तरीके की चल रही है। तो इस तरीके की घटनाएं चलती रहती है, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो ये ज़्यादातर देशों ने अपनाया था और किसी ने अपना लिया, चाइना में एक ही पार्टी है भैया, उसमें सीधे से कह दिया गया है कि यदि कोई हमारे खिलाफ बोलेगा ना, प्रेस को भी इतनी स्वतंत्रता नहीं है वहाँ पे, यदि उसने सरकार के खिलाफ एक भी शब्द लिखने की कोशिश की तो चाइना वाले उसे दफना देते हैं, पता नहीं चलता कि वो गए कहाँ। ठीक है, तो कुछ ऐसे उनकी पॉलिसी चलती है वहाँ पे। एक ही पार्टी को है कि यही शासन करेगी, जो कुछ भी होगा सिर्फ यही करता धरता है और यही करेंगे। कोई अदर पार्टी यहाँ पे कदम तक नहीं रख सकती है, और रखेगी तो हम उसके पैर ही काट देंगे, चलेगी कैसे वो। तो इस तरीके का वहाँ का रोल है। और कुछ देशों का ऐसा है कि कभी सैन्य आती है या कभी लोकतंत्र है भी,
तो कहीं न कहीं सैन्य चला रही, उसके कायम पे चलती है। आपने देखा म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल। और अब से कुछ साल पहले तक मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान भी एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश थे और भारत में कायम एक पार्टी का प्रभुत्व इन उदाहरणों से कहीं अलग है। और यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ। अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे से होड़ की और तब भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीतती गई। और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की समाप्ति के बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस भी कुछ इसी तरीके का। देखिए इंडिया में क्या हुआ था, हमने लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था अपनाई थी। लोकतंत्र का मतलब भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, राजनीति क्या है इसका भी मतलब हम लोग बहुत डिटेल से समझ चुके हैं। मैं यहाँ पे अब नहीं बताने वाली हूँ, तो आप लोग पीछे के वीडियो देखेंगे जितने भी हैं, वहाँ से सारे डिटेल आपको मिल जाएगी। तो इसमें अब क्या हुआ कि जो लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था हमने अपनाया, राइट। अब क्या हुआ कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि हर राष्ट्र में जैसे कि एक ही पार्टी का प्रभुत्व चल रहा है। जैसे हमने चाइना देखा, अदर कंट्रियों की बात की, तो हमारे इंडिया पे ऐसा नहीं था। अदर पार्टियां भी बट बिल्कुल अपना जोर शोर लगाती थी और उन्हें कोई ऐसा ये भी नहीं था कि ये पाबंदी थी। सबसे खास बात जो थी अपने इंडिया की कि पाबंदी नहीं थी कि ये दूसरी पार्टी का गठन नहीं करेंगे, दूसरी पार्टी यहाँ पे शामिल नहीं होगी। भैया ठीक है, आप शामिल हो, अपना अच्छे तरीके से वोट वगैरह बनाओ और यहाँ पे आके विजयी हो जाओ, कोई बात नहीं। हालांकि वो स्वतंत्रता संग्राम में इन सब का रोल था और उस टाइम पे यही सबके रोल मॉडल माने जा रहे थे। लोगों को लगा कि वाह वाह, आंखें बंद करके भरोसा करने लगे कांग्रेस पे, यही हमारे जीवन दाता हैं, यही हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो लोग ज़्यादा उन्हीं पे भरोसा कर रहे थे, ज़्यादा ट्रस्ट उन्हीं पे कर रहे थे। और रीजन इनके पीछे की थी, ठीक है, आगे की मेहनत नहीं थी, वो सालों की मेहनत थी जो कि आज इतने साल तक ये लोग यहाँ पे चल गए। अब इसके बाद अदर पार्टी वर्चस्व में आने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा और टाइम के साथ साथ थोड़ा भी इनमें कमियां भी दिखनी चाहिए कि हम इनमें क्या कमियां देखें। देखिए जैन धर्म आया, बौद्ध धर्म आया, इतिहास से ही चला आ रहा कि हम दूसरा व्यक्ति तभी आता है जब पहले में हमें कमी नजर आती है, पहले की ज़रूरत हमें कम लगने लगती है, तब हम दूसरे की तलाश करते हैं। जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म आने की वजह क्या थी? मेन जो वजह थी, आप लोग जब अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे कि ब्राह्मण धर्म जो था या जो भी आपके ब्राह्मण धर्म में पहले ब्राह्मणी धर्म चलता था, वहाँ पे वो लोग कुछ इस तरीके का करने लगे कि लोगों को धर्म मतलब धर्म का डिफाइन ही कर पाना मुश्किल हो गया था कि भोग विलास में आप लिप्त हो रहे हो, जो मन कर रहा वही कर रहे हो आप। तो फिर इन्हें लगा, देखिए ईश्वर पे जब आप देखेंगे कि जैन और बौद्ध दोनों ही भरोसा नहीं करते हैं। फिर क्यों नहीं करते? क्योंकि पहले ब्राह्मण धर्म में ऐसा हो चुका था। हालांकि बाद में ये लोग भी ऐसा करते हैं और फिर इनका भी खात्मा होता है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब भी ज़्यादा आपके पास होगा, आपने कभी कृष्णा वगैरह टीवी सीरियल जो आते रहते हैं देखा होगा, एक सीन वहाँ पे दिखाया गया था कि सुदामा जी बहुत गरीब थे। थोड़ा सा मैं ये स्टोरी बता रही हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। जो सुदामा जी थे वो काफ़ी गरीब थे, ठीक, आपको पता, बहुत ही दलित थे। कृष्ण जी उनके मित्र थे और कृष्ण जी द्वारिकाधीश थे, द्वारिका के महाराजा थे। और वहाँ से क्या हुआ कि जब सुदामा जी यहाँ पे भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करते थे और जब वो जाते हैं, मतलब उनकी वाइफ जब बहुत फोर्स करती है, वो जाते हैं कृष्ण जी के यहाँ, फिर भी कुछ नहीं मांगते। कृष्ण जी से यही कहते, जिस दरिद्रता में है हमें उसी पे रहने दीजिए, क्योंकि बेहतर है कि हम इसी पे रहे ताकि आपका हम सुमिरन ना छोड़ें। अगर हम आपके जैसे हो गए तो हम आपका नाम कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर नहीं रह जाएगा कि ले पाए, ठीक है। तो उन्होंने कुछ नहीं मांगा था, लेकिन कृष्ण जी ने उन्हें जो दिया था, मतलब पूरा एकदम से अपने जैसे ही सब कुछ बना दिया था। इससे क्या हुआ कि जो उनकी वाइफ थी उनके अंदर जैसे ही पैसा है, जब तक नहीं था तब तक तो उनके अंदर बहुत ही श्रद्धा थी, बहुत ही शालीनता थी। ऐसा सीन में दिखाया गया। देखिए ना, एग्जैक्टली आपको पता क्या है सच्चाई, ना मुझे पता, बस मैंने जो देखा बस वही बता रही हूँ कि वहाँ पे जैसे ही पैसा आता है, जैसे ही सारा राज व्यवस्था उनका मतलब पूरे अच्छे तरीके से, एक गरीब को बहुत अच्छा महल मिल जाए, अब उनके अंदर अच्छा खासा घमंड आ गया, ईगो आ गया कि अब हम भिक्षा क्यों मांगे, हमेशा क्यों करें। सुदामा जी ने कहा ब्राह्मण का धर्म है, हमेशा करेंगे, भिक्षा मांगेंगे, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब उनके अंदर तो बहुत ईगो आ गया कि हम ऐसा क्यों करें कि हमारी इंसल्ट करवाते हो, बाहर जाते हो, भिक्षा मांगने के लिए जाते हो, घर में होते हुए भी इतने सारे मेवा पकवान रखे हुए हैं, लेकिन तुमको नहीं खाना, बाहर जाके भिक्षा ही मांगोगे। तो इस तरीके से उनके घर में कहीं ना कहीं कलह आने लगी।
दिखाने का मकसद क्या था उनका और बताने का क्या मकसद था कि लोगों के पास जैसे ही चाहे कुछ भी चीज़ हो, वो जब हद से ज़्यादा बढ़ती है, जितना वो डिजर्व नहीं करते, जब उससे ज़्यादा चीज़ें बढ़ती हैं तो क्या होता है, चाहे कुछ भी चीज़ हो, चाहे फिर वो पैसा हो, चाहे फिर वो प्यार हो, चाहे नफ़रत हो, चाहे बात हो, चाहे खाना हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो, चाहे सत्ता ही क्यों ना हो, जब ज़्यादा होगी तो आदमी उसका दुरुपयोग बिल्कुल करेगा। 110% है और ये इतिहास गवाह है इसका कि वो उसका दुरुपयोग करेगा ही करेगा और उसका खत्म होना निश्चित है। और ये प्रकृति का नियम है, भगवान ने इसीलिए बनाया, बाकी सब अजय अमर हो जाते तो खत्म होना क्यों है? क्योंकि रावण भी बहुत शक्तिशाली था लेकिन खत्म हुआ, वजह यही थी कि अब उसने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे आप इस छोटी सी कहानी से समझ चुके होंगे कि अब ये पार्टी भी कैसे धराशायी होने वाली है और यहाँ पे जो भी वर्चस्व पहले जो बना था, पहले के जो भी काम थे, धीरे धीरे लोगों को लगा कि अब तो हम यहाँ पे बस एकाधिपत्य रह गया है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम जो चाहें करेंगे। और इससे क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी की इस अवधारणा में सफलता की जड़ें स्वाधीनता संग्राम की विरासत में है और कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में देखा गया। वजह यही थी भैया कि राष्ट्रीय आंदोलन के आप वारिस थे और इसीलिए आपको बिल्कुल वोटों की भी बरसात हो ही रही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे कि अंग्रेज आज़ादी के आंदोलन में अग्रणी रहे अनेक नेता अब कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में आप देखेंगे कि वो सामने आते हैं। कांग्रेस पहले से ही एक सुसंगठित पार्टी थी, बाकी दल अभी अपनी राजनीति सोच ही रहे होते हैं कि कांग्रेस अपना अभियान शुरू कर देती थी। और दरअसल अनेक पार्टियों का गठन स्वतंत्रता के समय के आसपास अथवा उसके बाद में हुआ और कांग्रेस को अव्वल और इकलौता होने का फायदा मिला और आज़ादी के वक्त तक यह पार्टी देश में चहुं ओर फैल चुकी थी। आप यह बात दिए गए मानचित्र के माध्यम से हम लोग आगे देखेंगे, जो अभी एक मैप दिखाया था मैंने उस पर हम लोग देखें और फिर इस पार्टी के संगठन का नेटवर्क स्थानीय स्तर तक पहुंच चुका था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रकृति सबको समेटकर मेल जोल के साथ चलने की थी। यानी कि ये क्या कर रहे थे कि पहले से ही इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, उसके बाद अभी भी इनका था कि हम सबको एक साथ लेके चलेंगे। क्योंकि नेहरू जी का एक स्टेटमेंट हमने इसके स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि हमें ऐसा नहीं करना कि लोकतंत्र अपना लें, उसे अमल में ना लाएं। हम लोकतंत्र अपनाएंगे ही इसलिए ताकि अमल में लाएं और नहीं लाना तो अपनाएंगे ही नहीं, ठीक है। और वहाँ पे जितने भी लोग थे ये सारे पार्टी के मेंबर थे, चाहे वो रफ़ी अहमद हो चाहे इसमें नेहरू जी हों, जितने भी लोग थे वो सब यहाँ पे आते हैं। और कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में, अब देखिए ये कैसे होता है। यहाँ पे हम देख चुके हैं कि कांग्रेस का जो जन्म हुआ था 1885 में हुआ था। जो कांग्रेस का गठन हुआ था सबसे पहले सीधे से गठन करने का मकसद था कि हम अपना एक संगठन बनाएंगे। अंग्रेज हमें शामिल नहीं कर रहे थे अपने किसी भी उसमें, तो हमने कहा कि अब हम भी बनाएंगे, कर लो जो भी करना हो। जब 1861 का अधिनियम आता है, भारत परिषद अधिनियम आता है, फिर उसके बाद 1892 का आता है। उससे ही पहले हमने 1861 में कुछ तो शक्तियाँ दी गई थी लेकिन बहुत कम दी गई थी। हमें समझ में आया कि भैया इससे काम चलने वाला नहीं, अपने मन का करने वाले हैं, इसलिए हमने क्या किया कि 1885 में ही दूसरा भारत परिषद अधिनियम आने से पहले ही हमने यहाँ पे कर दिया कि हम अब अपनी पार्टी का गठन करेंगे। यहाँ पे हम लोग इकट्ठा होंगे, अपनी मीटिंग्स करेंगे, हम लोग निर्णय लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तब इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में ही ये इसका गठन किया गया। देखिए इतिहास और पॉलिटी ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती हैं, ठीक है। तो इसको हम लोगों को भी लिंक करके ही चलना पड़ता है कि कैसे क्या है। और इसके बाद क्या आता है कि उस वक्त यह नवशिक्षित कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का एक हित समूह भर थी। पहले एक बस ऐसा था यूनियन के टाइप की थी, और लेकिन क्या हुआ 20वीं सदी में इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया और इस वजह से कांग्रेस ने एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप लिया और राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा कायम हुआ। शुरू में आपका क्या था कि कांग्रेस में अंग्रेजी अगड़ी जाति
उछले मध्य वर्ग ये लोग शामिल थे। कौन से? जिन्हें अंग्रेजी आती थी, जो कि उच्च कुल के थे। उछले मध्य वर्ग और शहरी अभिजन लोग क्या थे कि इनका बोलबाला था। लेकिन कांग्रेस ने जब भी सिविल यानी कि यहाँ पे नाफरमानी जैसे आंदोलन चलाए, उसका सामाजिक आधार बढ़ा और कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूह को एक साथ जोड़ा। और कांग्रेस में किसान और उद्योगपति, शहर के बशिंदे और गांव के निवासी, मजदूर और मालिक एवं मध्य, निम्न और उच्च वर्ग तथा जाति सबको जगह मिली। अब इसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टियों की जो, क्योंकि देखिए हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि एक दिन की मेहनत नहीं थी कि 15 साल 3 पंचवर्षीय तक लगातार ये आ रहे हैं। तो ये एक दिन की इनकी मेहनत नहीं थी, वो पीछे का था जो इन्हें कि अब सौगात पे मिल रहा है। वो पहले की बनी बनाई बात थी जो अब मिल रही है। और ये भी था कि लोग जाएंगे कहाँ, दूसरी पार्टी तो है नहीं और दूसरी पार्टी पे इतना जल्दी भरोसा किया नहीं जा सकता। 1885 पे इस पे ही वोट देना होता तो कोई ना देता। लेकिन अब हम समझ चुके थे कि, और ये सबको साथ में लेके चल रही थी। सबसे बड़ा फायदा ये था इसका कि ये साथ में लेके चल रही थी और यहाँ पे लोगों ने भी सोचा कि अब यही हमारे जीवन का उद्धार करेगी पार्टी और इसी के साथ हमें मिल जाना चाहिए। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि भारी बहुमत आपको देखने को मिल रही है। और इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे कांग्रेस का नेतृत्व वर्ग भी विकसित हुआ और इसका नेतृत्व वर्ग अब क्या हुआ कि उच्च वर्ग या जाति के पेशेवर लोगों तक ही सीमित नहीं रहा। इसमें खेती किसानी की बुनियाद वाले तथा गांव गिरान की तरफ रुझान रखने वाले नेता उभरे। आज़ादी के समय तक कांग्रेस एक सतरंगी सामाजिक संगठन की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी और जाति, वर्ग, धर्म, भाषा और अन्य हितों के आधार पर इस सामाजिक गठबंधन से भारत की विविधताओं की नुमाइंदगी हो रही थी। अब देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से कांग्रेस का जो वर्चस्व बढ़ता है, इसमें ये सारी चीज़ें सामने उभर कर आती है। और इसमें अनेक समूहों ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक मेक कर दिया। और कई बार यह भी हुआ कि किसी समूह ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक सार नहीं किया और अपने अपने विश्वासों को मानते हुए बतौर एक व्यक्ति या समूह के कांग्रेस के भीतर बने रहे। इस अर्थ में कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन भी थी। कांग्रेस ने क्या किया था कि अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, कंजर्वेटिव और रेडिकल, गरमपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और हर धारा के मध्यम वर्गीयों को समाहित किया। जितने भी आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, गरमपंथी दल के नेता, नरमपंथी दल के नेता, उग्रवादी जो भी थे, ये जितने भी, चाहे वो दक्षिणपंथी हो, वामपंथी हो, रेडिकल हो, कंजर्वेटिव पार्टी के लोग हों, शांतिवादी लोग हों कि जो शांति की धारणा रखते हों, इन सबको कांग्रेस ने क्या किया, किसी ना किसी तरीके से अपने में मिला लिया। सो इसका विस्तार बहुत बड़ा हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि कैसी गठबंधन थी इसकी, विचारधारात्मक गठबंधन इन्होंने कर लिया था बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सूझबूझ से। और जिस पर क्या हुआ कि अनेक समूह, हित और राजनीतिक दल तक आ जुटते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। आज़ादी से पहले के वक्त में अनेक संगठन और पार्टियों को कांग्रेस में रहने की इजाज़त थी। पहले तो सोशल मीडिया नहीं था भैया, लेकिन इनका नाम सुनते ही लोगों के अंदर आग सी लग जाती थी कि वाह, मतलब क्रांति सी आती थी। अभी हम लोग देखते हैं कि कोई एक राष्ट्रीय गीत सुन ले, मतलब जो भी हमारे होते हैं देशभक्ति के गीत सुन ले, कोई भी वीर रस की कविताएं सुन ले, बिल्कुल रोम रोम खड़े हो जाते हैं। इतनी उत्तेजना अंदर से आती है कि पता नहीं किस किस को मार काट के गिरा दे, क्या क्या कर डाले। बहुत ज़्यादा वीर रस हमारे अंदर उत्तेजित होता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही हमने बढ़िया रोमांटिक सीन वाले देखे, रोमांटिक गाने सुने, वो पूरा हमारे अंदर श्रृंगार रस दौड़ने लगता है। तो यही था कि ये कुछ लीडर्स थे जो कि कांग्रेस अब अपने में मिला लिया और इनके नाम में इतना दम था कि यदि कह दिया गया कि गरमपंथी का कोई लीडर आ रहा तो जनता वहाँ पे भाग दौड़ती थी। अभी क्या होता है कि हम इसको फॉलो करते हैं, वो उसको फॉलो करते हैं, ऐसे फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया है क्योंकि, तो हम बेशक है कि हमें जो अच्छा लग रहा है हम फॉलो कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम इसे फॉलो करते हैं। अब इनके फॉलोवर कैसे समझ में आते थे कि यदि लिया गया नाम कि बाल गंगाधर तिलक जी हैं या नेहरू जी हैं, तो नेहरू जी के नाम पर ही कम से कम उस गांव की गांव जनता साफ हो जाती थी, चलो नेहरू जी के पास चलना है, उनसे आज वो आ रहे हैं हमसे मिलने,
और इस तरीके से सोचते भी नहीं थे कि ये गलत है, सही है, क्या है, कैसे है। भैया मानते थे कि यही हमारे जीवनदाता है। और यही था कि बाद में लोग जब भी अब उन्हें लगा कि मतलब ठीक भी था, उनका काम भी ऐसा था, मानना भी चाहिए था। और उस टाइम पे सिचुएशंस भी ऐसी थी कि उनके अलावा कोई दूसरा था नहीं। मानना चाहिए तो भी मानते, ना मानना चाहिए तो भी मानते। अब यहाँ पे देखिए जितनी भी पार्टियां ना, प्लीज़ आप इन सारी पार्टियों को पढ़ लीजिएगा। और हमने जितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जितनी अदर पार्टियां हैं, उन सब की बात कर चुके हैं। और मैंने कल क्वेश्चन भी पूछा था, आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, बहुत बुरा लगता है। और प्लीज़ आप लोग कोशिश क्या करिए यार आंसर देने की, क्योंकि इतना जब पढ़ रहे हो आप तो बेशक है कि आपसे बनना चाहिए। एंड कुछ लोग ऐसे बुद्धिमान होंगे, यहाँ पे बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच्चाई यही है कि आप में से ही कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग होंगे जो ये सोचते होंगे अरे बकवास वीडियो, मतलब एनसीईआरटी क्या पढ़ना है यार, वीडियो से क्या देखना है। सो प्लीज़ आप लोग यदि ऐसा सोच रहे हैं तो मेरे साथ कोई बुरा नहीं कर रहे हैं, बट आप लोगों का क्या होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। आप खुद से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़िए। और यदि स्किप कर रहे हैं वीडियोज तो मेरा नहीं किसी और का, बट हमें एक टीचर की गाइडेंस की ज़रूरत हमेशा होती है, एनी टाइम रहती है। यदि ऐसा ना होता तो आज कोई स्कूल जो भी गुरुद्वारा वगैरह थे सब बंद कर दिए जाते, ठीक है। तो इसलिए आप लोग एनसीईआरटी को तो बकवास बिल्कुल मत समझिएगा, वीडियो को समझिए उसकी बात नहीं, बट एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। और यदि पढ़ते होंगे तो होप सो कि आप आंसर ज़रूर दे सकते हैं। और यदि नहीं दे रहे हैं तो या तो आपका ईगो होगा कि हम नहीं देंगे भैया, हम क्यों दें आंसर, या तो आप देना नहीं चाहते होंगे, या तो आपसे बन नहीं रहा होगा। दो ही चीज़ हो सकती है कि आप बताना नहीं चाह रहे होगे, कहीं मैडम से भी ना बन जाए, या कि आपसे बनता ही ना होगा। तो दोनों ही खतरनाक हैं, क्योंकि मैडम को ज़रूरी नहीं कि आप बताएंगे तो ही बनेगा, ठीक है। और आपके लिए ज़रूरी है कि आप बताएं और अपने अंदर जो भी क्वेश्चंस है उन्हें भी शेयर करें, ताकि आपके और क्वेश्चंस क्लियर हो सके। और यहाँ पे जो आपको सब कुछ मिल रहा है आजकल, ऐसी हो गया है कि आपके पास कोचिंग की फ़ीस भी नहीं है, फिर भी आप आसानी से कर सकते हो। एंड एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मैं दावा कर सकती हूँ कि जो भी कहते हैं कि किसी की एनसीईआरटी मत पढ़ो सारे काम हो जाएंगे, एनसीईआरटी पढ़ो, आप यूपीएससी निकाल लोगे, मैं ऐसा कह रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी हम जितने क्वेश्चंस, कम से कम 40-50 क्वेश्चन तो साल भी कर चुके होंगे। और इन क्वेश्चंस में हमने देखा है कि कोई भी ऐसे टॉपिक नहीं है जो कि हमारे पढ़े हुए ना हो। तो बेशक है यार कि एनसीईआरटी से तो आते हैं ना, क्योंकि फैक्ट पूछते नहीं, एनसीईआरटी फैक्ट बताता नहीं, सिंपल है, बेसिक पूछता है, उसके कंसेप्चुअल हमें पता हो वो हम आसानी से कर ले जाएंगे। अब थोड़ा सा इसमें जो ये है कि संगठनों और पार्टियों ने अपने अपने क्या क्या संविधान थे, और इनका सांगठनिक ढांचा भी अलग था। और इनमें से कुछ मसलन यानी कि कांग्रेस जो सोशलिस्ट पार्टी के बाद में क्या हुआ कि कांग्रेस से अलग हो गए और विपक्षी दल बने, और किसी खास पद्धति, कार्यक्रम या नीति को लेकर मौजूदा मतभेद को कांग्रेस पार्टी यानी कि सुलझा भले ना पाए, लेकिन उन्हें अपने आप में मिलाए रखती थी और एक आम सहमति कायम रख लेती थी। इसमें ये बहुत बड़ा हुनर था। उसके बाद आता है गुटों में तालमेल और सहनशीलता, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात तो करेंगे, लेकिन फिर से मैं कह रही हूँ कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है, उसे आप पूरा करने की कोशिश किया करिए, बेनिफिट आपका है, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, आपको बाद में बेशक समझ में आएगा कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है। तो आप लोग यदि करते रहते हैं और मेरे साथ जो भी लगातार अभी तक करते आ रहे हैं या किए होंगे, वो अपनी नोट्स पलट के देखिए, बेशक आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो कि वहीं से क्वेश्चन उठाएगा, कहीं और से उठा लेना तो आप जितना गाली चाहे उतना दे सकते हो, मुझे जो कहना चाहे आप दे सकते हो, डजेंट मैटर कौन सा मेरे को लगने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा एफर्ट करिए, यहाँ पे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए, यदि देख रहे हैं तो ध्यान दीजिए और ध्यान से देखिए। और जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर तो दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो होमवर्क दिया जाता है उसे भी आप लोग कंप्लीट करिए। और जो भी कल का होमवर्क नहीं कंप्लीट किए, दैट मीन्स जो कल का निर्वाचन आयोग नहीं पढ़े हैं, उन्हें मैं आज फिर होमवर्क वही दे रही हूँ कि 1950 जो 25 जनवरी 1950 को
मतदाता जागरूकता दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसके लिए जितनी भी डिटेल्स है, जितनी भी कमेटियाँ हैं, इसकी सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिए। लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएँगी, गूगल में भी मिल जाएँगी, कहीं भी मिल रही हैं, आप पढ़ लीजिए। और नहीं मिल रही, कहीं नहीं मिल रही, तो आप एक बार मेरे से कह सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि मैडम हमें कमीशन की PDF नहीं मिल रही है या बुक नहीं मिल रही है, वो मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं प्रोवाइड कराऊँगी। ठीक है, लेकिन आपको कहना पड़ेगा। जब तक आप कहेंगे नहीं, मेरे को पता नहीं चलेगा, और तब तक ऐसे कुछ कर किया नहीं जा सकता है। सो ऑल द बेस्ट, एंड आई होप कि आप सभी लोग पढ़ते होंगे और मेरी बातों का कोई भी बुरा मत मानिएगा। थोड़ा बहुत ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो बस, लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता यार, आप लोग आंसर नहीं देते हो, इसलिए दिया करिए आंसर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।